समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 2 जो कि फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है किसकी, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है। तो जो पहला टॉपिक है वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज एंड डिलीवर वैल्यू। मतलब कोई भी सामान है, देखो ये आपका इनोवेशन दो केसेस में हो सकता है। पहला कि आपने एकदम से कोई नई चीज बना दी, या फिर कोई एक एग्जिस्टिंग चीज है उसमें कोई नई चीज बना दी, है ना, नया फीचर ऐड कर देना, वो भी एक टाइप का इनोवेशन होता है। ठीक, तो प्रोसेस ये क्या है? जैसे आप मान लो बहुत पहले की बात करते हैं, जब मोबाइल फोन्स नहीं था, लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते थे। फिर किसी ने सोचा यार कुछ जुगाड़ लगाते हैं, इनोवेट करते हैं, कुछ मतलब करते हैं जिससे बात हो सके। चिल्लाना पड़ता है, गला फट जाता है, तो वो जो एक होता नहीं, वो दो ग्लास को जोड़ करके उसमें के बीच से एक तार निकाल दिया कि साउंड इधर से उधर ट्रेवल करेगा हल्का फुल्का, तो ऐसे मस्त कर लेंगे। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन तो बात की बात है, पहले फिर नोकिया वाला आया, नोकिया वाले से 2-3 काम हो जाते थे, किसी का सर फोड़ना हो तो फेंक के मार दो, है ना। तो ऐसे मल्टीपर्पज चीजें, ऐसे चीजें इनोवेट होती गई और फिर फाइनली आज स्मार्टफोन आ गया। तो इनोवेशन आपका, जब इनोवेशन होगा तभी इन्वेंशन होगा। ठीक, चलिए, रोल क्या होता है? क्रिएटिव डेवलपमेंट। भाई इनोवेशन का रोल है कि क्रिएटिव डेवलपमेंट हो। क्रिएटिव समझ रहे हो? परसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हमेशा होता रहे। मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर कंपनी की बात करें तो अगर मान लो कोई एक प्रोसेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसका बेस्ट हम लोग बनाएं, है ना, कि कौन सी प्रोसेस कब करें कि प्रोडक्ट हमारा कम से कम टाइम में डिलीवर हो जाए। ठीक है, हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो होगा आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। कि भाई अगर आप कोई नया फीचर लाओगे, है ना, तो आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कर दोगे। भाई आम लोग जो हैं, मतलब जो अदर कंपनीज हैं, वो आपको बस इतना देती हैं, हम आपको इसके साथ ये चीज भी देते हैं। ये वाला जो फैक्टर होता है वो होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 फील्ड्स ऑफ इनोवेशन। ठीक, तो इनोवेशन की 8 फील्ड्स होती हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का इनोवेशन कर दो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस का इनोवेशन कर दो। जो प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन का पहली चीज इन्वेंशन हुआ, स्मार्टफोन का इनोवेशन हुआ, है ना। किसी एक बढ़िया से छोटे से समझ लो, इस शेप में हम लोग बनाएंगे फोन, आपका रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। ये सारी चीजें आपने डिजाइनिंग की, फिर आपने क्या किया? इनोवेशन कर दिया एक स्मार्टफोन का। अब स्मार्टफोन तो आ गया, फिर आपने सोचा यार बैटरी बढ़ा देते हैं। बैटरी जो है 1250 mAh नहीं जम रही है, तो अब 5000 10,000 mAh लाने लगे, तो वो हो गया प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखो, 1250 mAh से भी काम चल रहा था हम लोग का, मगर 5000 ले आए तो और अच्छे से काम चलने लगा, है ना। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। सेकंड है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करना इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, तो जो आपका बिजनेस मॉडल है, रनिंग बिजनेस मॉडल है, उसमें इनोवेशन करना। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग, इन चीजों को इनोवेट करना। प्रोसेस इनोवेशन, वही सेम आपका, वही जो आपने ऊपर पढ़ा है अभी, की प्रोसेस, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस पहले हो कि प्रोडक्ट हमारा इफिशिएंटली डिलीवर हो, कम टाइम ले। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मार्केटिंग और सेल्स, न्यू चैनल इनोवेशन। मार्केटिंग में कैसे इनोवेशन करें, आप लोग को सिखाते नहीं है, मार्केटिंग ऐसे की जाती है ना। न्यू चैनल सेल्स में ऐसे इनोवेशन करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदें। नेक्स्ट है नेटवर्क इनोवेशन। नेटवर्क इनोवेशन हो गया कि हमारे जो होते नहीं, हमारी पहुंच यहाँ तक नहीं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब जगह है। ठीक है, तो वो हो गया आपका नेटवर्क इनोवेशन। नेटवर्क में आप इनोवेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, कस्टमर एंगेजमेंट और अटेंशन, ये तो अलग सा पॉइंट हो जाता है, बट इसको भी आप इनोवेशन में ला सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं आपको अगर यूट्यूब का एग्जाम्पल दूं या इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल दूं, तो पहले रील्स वाला फीचर नहीं था, आप IGTV वीडियोस देखते थे। फिर उस एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम वालों ने क्या किया? इनोवेशन किया कि भाई लोगों का अटेंशन रिटेंशन कम हो गया है, तो हम क्या करते हैं,
1 मिनट की वीडियो ला देते हैं, है ना, 1 मिनट की, 30 सेकंड की, अभी धीरे धीरे 15 सेकंड की आएगी, ठीक है, आगे चल के इनोवेशन होते रहेंगे, ठीक है। तो कस्टमर इंगेजमेंट और रिटेंशन, तो जितना कस्टमर का रिटेंशन है उस हिसाब से इनोवेशन करती हैं कंपनीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन, 4 टाइप्स कौन कौन से हैं इनोवेशन के। अब ये जो है आपका, ये आर्किटेक्चरल इनोवेशन है, रेडिकल इनोवेशन है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन है और डिसरप्टिव इनोवेशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक आइडिया दे देना चाहता हूं कि जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है आपका, है ना, ध्यान से देखना, ये जो एग्जिस्टिंग वाली लाइन है ये इधर जा रही है, ठीक है, और ये जो एग्जिस्टिंग वाली लाइन है ये ऊपर जा रही है। तो जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से इनोवेशन कर रहे हैं। अगेन यहां पे आ जाओगे तो एग्जिस्टिंग मार्केट में डिसरप्टिव इनोवेशन हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में हम लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। फिर ऊपर जाओगे तो आपका ये न्यू हो जाएगा, ठीक है, और यहां से एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो अब न्यू आ गया, तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या है, नई मार्केट में हम लोग उस चीज को लॉन्च करें, टेक्नोलॉजी आपकी एग्जिस्टिंग है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर आप यहां जाओगे रेडिकल में, तो ये नया मार्केट है और एज वेल एज नया टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। इस चीज को समझो, आगे जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझा देगी। चलिए सो अगला अगर हम देखें तो हमारा आता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनोवेशन है, यूजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विद इन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है। अगर स्मार्टफोन है, अगर रेडमी एमआई है, जो अपडेट्स आते हैं, समझ लो एमआई के जो फोन्स हैं उनमें जो अपडेट्स आ रहे हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। स्मार्टफोन का मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, ठीक है। गोल क्या है, इंप्रूव एन एग्जिस्टिंग ऑफरिंग बाय एडिंग न्यू फीचर्स, चेंजेस इन डिजाइन एक्सेट्रा। तो नए नए फोन लॉन्च होना उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यूजर इंटरफेस की बात हो रही है कि जो आपका फोन है ना, उसमें पहले एंड्रॉइड 8 था, अभी 9 आया, फिर 10 आया, 11 आया, इसी तरह 50 आएगा। आपके फोन में, फोन थोड़ी ना बदल रहे हो, अपडेट करते हो तो फोन जो है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है, हार्डवेयर की बात नहीं हो रही है ना। और यहाँ पे इनोवेशन आपका उस सर्विस की इनोवेशन की बात की जा रही है कि फोन आपके पास ही है, फोन में हम सर्विस को अपग्रेड कर दे रहे हैं, सर्विस को इनोवेट कर दे रहे हैं, ठीक है, नए फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं, ठीक, जस्ट लाइक एप्लीकेशन। चलिए सेकेंड हम देखें तो हमारा है डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस और डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। तो हम नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में, है ना, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, जो प्रोसेसेस ऑलरेडी हैं, जो बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी हैं, हम उनमें नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टार्ट्स बाय टारगेटिंग ओवरलुक्ड और अंडरसर्व्ड कस्टमर नीड्स। तो हम देखते हैं भाई, एक और जिधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अगर मान लो स्मार्टफोन वाला है, वहां पे जस्ट लेक्चर, ये एग्जांपल बढ़िया है, रैपिडो का है। रैपिडो वालों ने क्या किया, आप देखो कि उन्होंने, देखो मार्केट में क्या आया था, ओला था, ऑलरेडी था। ओला के पास ये फीचर नहीं था कि वो बाइक वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसा फीचर नहीं था। ओला वालों के पास था कार प्रोवाइड करना, रेंटल जो भी है, स्वीडान हो गया, ये सब प्रोवाइड कर रहे थे। रैपिडो आया, उसने देखा यार सब कोई कार नहीं बुक कर सकता, मतलब अगर आदमी अकेला है, मिडिल क्लास वाला है, तो वो स्वीडान में कहाँ से बैठ के आएगा या मिनी में कहाँ से बैठ के आएगा। तो उन्होंने अंडरलुक्ड, टारगेटिंग ओवरलुक्ड और अंडरसर्व्ड कस्टमर्स, तो अंडरसर्व्ड कस्टमर्स को देखा कि भाई इनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि हम रैपिडो लॉन्च करते हैं। रैपिडो में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बाइक रहेगी। फिर आगे चलते चलते इनोवेट किया और ऑटो भी ला दिया, ठीक है। तो बाइक के साथ साथ ऑटो, जो कि ओला ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए रैपिडो आगे आया, ठीक है। आर टिपिकली सिंपलर, मोर अफोर्डेबल, मोर एसेसिबल देन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। तो ये सिंपल था भाई। अब कार वाले, ओला बहुत लेट में उस चीज को इंप्लीमेंट किया, मगर रैपिडो जो था फर्स्ट मूवर था, इसलिए उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको दिखा। मोर अफोर्डेबल था भाई, पैसे कम लगते थे, बाइक थी, ठीक है। थर्ड क्या है, मोर एसेसिबल देन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। तो भाई आजकल बाइक सबके पास है, देखो ध्यान से देखो रैपिडो ने कैसे काम किया। कार सबके पास नहीं होती, साइकिल सबके पास होती, मगर आज के जमाने में साइकिल कोई यूज नहीं करना चाहता, वरना वो साइकिल पे अटैक करता।
है ना। रैपिडो वालों ने क्या कहा कि भाई बाइक तो आजकल सब किसी के पास है, जो गरीब है वो शादी करके दहेज में मांग लेता है, तो बाइक तो सबके पास होगी, बढ़िया इसी पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस पर टारगेट किया और आज रैपिडो एक सक्सेसफुल कंपनी है, ठीक है, जो कि ओला से भी ज्यादा आगे है इस फील्ड में। ओला का भी अभी आप देखोगे तो मोटो वाला फीचर है, बट नहीं उतना इफेक्टिव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या है? इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू ओवरऑल डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है? ये चेंजेस लाता है ओवरऑल डिजाइन में या स्ट्रक्चर में, किसी भी प्रोडक्ट के सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो आर्किटेक्चरल में आपका क्या क्या है? आर्किटेक्चर में आपका न्यू मार्केट है और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। गोज बियॉन्ड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स एंड इंस्टेड reimagines how the different components और elements fit together। तो ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से आगे जाता है, ठीक है। वहां पे ये सोचता है कि भाई अगर इस प्रोडक्ट पूरा वो तोड़ मरोड़ देता है, किसको अगर ऐसे ना करके हम ऐसे करें, जस्ट एन आइडिया अपने दिमाग में, तोड़ता नहीं एग्जैक्टली नहीं तोड़ता, पहले दिमाग में उसको फ्रेम करता है, उसके बाद चेंजेस लाता है, ठीक है। कैन रिजल्ट इन न्यू फंक्शनैलिटीज, इफिशियंसीज, इंप्रूवमेंट्स। तो आप अगर ध्यान से देखो, जो से ओपन प्लान ऑफिस है, ओपन प्लान ऑफिस जैसे भाई मान लो पहले क्या था कि एक कंपनी है, कंपनी में सबके केबिन्स बने हुए हैं, सब क्लोज्ड हैं, ठीक है, क्लोज्ड हैं, एसी लगी हुई है सबके केबिन में, सब अपना काम कर रहे हैं मस्त। अब तुम सोचे यार, अगर किसी को बात करना हो तो पहले गेट खोलता है या तो खिड़की खोलता है, वो भैया हमको चाय दे जाओ, हमको पानी दे जाओ, और तुम ये वाला काम कल से नहीं कियो, परसों से नहीं कियो, ये सारी बातें अगर करना है तो आदमी गेट खोल के जा रहा है ना, केबिन से। तो सबने सोचा भाई ऐसा कर देते ना, ये जो केबिन है ना इसको काट देते हैं, आधे ऊपर से रहेगा ही नहीं, नीचे नीचे रहेगा, ठीक है, आदमी अपना बैठा रहेगा, अपना काम वाम करेगा। अब एसी का भी कम हो जाएगा, एसी भाई हर केबिन में नहीं लगानी पड़ेगी, अब एसी लगा देंगे एक में, सबको हवा लगेगी। तो वो चीज आपका ओपन प्लान ऑफिस जो होता है वो आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन के अंडर आ गया। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ही हमने बदल दिया, जो वो यूज कर रहे थे हमने तोड़ मरोड़ दिया भाई, आधे से काट दिया उसको। अभी आप देखते हो जो भी जितने ऑफिसेस होते हैं उनमें आप यही देखते हो कि लोग जो है आधे कटे केबिन में बैठे हुए हैं, अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके। कॉलेजेस में देख लो, कंपनीज में देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो ये चीजें आपकी आर्किटेक्चरल इनोवेशन के अंडर में आ गई, ओपन प्लान ऑफिस। चले अगला देखें, रेडिकल इनोवेशन। तो ये किसमें क्या है भाई? नई मार्केट है, नया टेक्नोलॉजी, दोनों है। इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस दैट डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स। मतलब ये एकदम से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं ईवीज। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे? इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ी, है ना, इसमें इंजन रहता था, पेट्रोल डाल के चलते थे। भाई ईवी कूदा, उसने कहा नो पेट्रोल नो डीजल, हम मोटर वो ले आएंगे, मोटर से चलना है आपको, और साथ ही साथ ईवी बैटरी ले आएंगे, बैटरी चार्ज करो रात भर, सवेरे घूमो, और ऊपर से कुछ दिन में सोलर पैनल ला देंगे, चार्ज करने की जरूरत भी नहीं, आप चलते रहोगे, चार्ज होता रहेगा, चलते रहोगे, चार्ज होता रहेगा। तो ये चीजें जो होती हैं, ईवी ने एकदम से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, समझ रहे हो, जिसका हाथ पैर मतलब कॉन्सेप्ट ही हिल गया पूरा। इन्वॉल्व्स ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स, नोबल अप्रोचेस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दैट चैलेंज एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज। तो ये आने के बाद आज के टाइम में आप देखोगे इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां अभी भी चल रही हैं। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि भाई अभी वो प्राइस, थोड़ा सा प्राइस मैटर कर जा रहा है आम इंसान को। कुछ दिन बाद जब ये प्राइस कम हो जाएगा तो आप देखोगे पूरे रोड पे हरी हरी गाड़ियां, मतलब हरी प्लेट वाली गाड़ियां टहलेंगी, ठीक है। तो वही चीज है, कीपैड टू टच स्मार्टफोन की बात करें तो पहले हम कीपैड यूज कर रहे थे 2008, 9, 10, 11, 12, फिर अचानक से एक स्मार्टफोन आता है और पूरे दुनिया की नजर, अरे भाई ये क्या है, ये तो उंगली से चल रहा है, मतलब छू दो चल रहा है, बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है, अब उनको कम खाना पड़ेगा, बटन दबाते थे पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ऐसा फोन आता है क्या? अभी देखो, अभी ऐसा टाइम आ गया भाई, फोनों को ऐसे मोड़ लेते हैं, मोड़ के रख लिए, ऐसे दुने लिए भैया, लेके चल दिए, जैसे बोतल वोटल हो, तो ऐसे फोन आ रहे हैं। कुछ दिन में आएंगे ऐसे पेपर टाइप का बनाओ, ऐसे रख लो, है। तो वो चीजें हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती हैं वैसे वैसे मतलब कंप्लीटली नया प्रोडक्ट, है ना। कभी आपने सोचा था कि फोन को ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे? नहीं ना, मोटरोला वाला बहुत पहले लाया था मगर कीपैड था वो। तो अभी ये है कि आप स्क्रीन को मोड़ के रख लेते हैं, कोई अपना वाला मोड़ के देखिए, नहीं मुड़ेगा ना। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे।
ये आपके 4 टाइप के इनोवेशन हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। सो सेकंड टॉपिक है हमारा आइडिया जनरेशन। नाम से क्या लग रहा है? आइडिया जनरेशन। आइडिया को जनरेट करना इज आइडिया जनरेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज विच आर अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और विजुअल। मतलब कि किसी भी आइडिया को क्रिएट करना, डेवलप करना और लोगों को बताना, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, ठीक है, विच आर अब्स्ट्रैक्ट, जो कि एक्चुअल में है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है। अब बिना सर पैर की बात मत कर देना, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी तो आज कुछ भी है, ठीक है, आज के जमाने में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। बस अब ये मत कह देना कि हमको सूरज पे घर बनाना है ना। ऐसी तो अब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए और विजुअल होने चाहिए। ये कंडीशन है आपके आइडिया जनरेशन की। फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये पहला स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के, है ना। प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है? पहले आदमी सोचता है ना बैठे बैठे, चाहे वो वॉशरूम में उसको ख्याल आए, है ना, या नहाते हुए ख्याल आए, ख्याल तो ऐसी जगह आते हैं वैसे। तो वो चीजें जो होती हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? आइडिया जनरेशन। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम। तो हम ना मतलब प्रॉब्लम, आजकल इनोवेशन देखो, आइडिया जनरेशन, ये जो लाइन लिखी है, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम। आजकल तो फर्जी भी लोग कुछ भी इनोवेट कर दे रहे हैं, मगर जो मेन होता है, हमारा मुद्दा क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, है ना। फोन नहीं था पहले, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते थे, गला फट जाता था, मन किया यार गले के लिए विक्स की गोली खाते हैं, पैसा वहां बर्बाद होता है। इससे बढ़िया कोई ऐसी चीज बना दे जिससे मस्त बात हो सके दूर दूर, ठीक है। नेटवर्क को हमने देखा, फाइबर, केबल, ऑप्टिक, ये सब ढूंढा उड़ा और उसके बाद हमने बना दिया फोन, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम थी ना, अब मान लो दूर है, यहाँ से थोड़ी दूर है तो भाई चिल्ला के बात कर रही है। अब मान लो यहाँ है और चाइना जापान में बैठा हुआ है, तुम इस स्टेट में हो, अगला मान लो जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी में है, तो कैसे करोगे? उसके लिए तो फोन की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अब कितनी बार तुम चिट्ठी लिख के भेजोगे? चिट्ठी भेजते हो, 150 रुपया लगता रहेगा तुम्हारा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन ढूंढा, तब बना स्मार्टफोन। चलिए, इट इज बैकबोन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आइडिया जनरेशन बैकबोन होती है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जाहिर सी बात है, आइडिया नहीं जनरेट होगा तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, है ना। इन शॉर्ट, अगर आप इंसान को लीजिए तो सीधे खड़े रहने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना, और दिमाग चलेगा तो दिमाग में ही आपके आइडिया जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम अगले प्रोसेस की, जो कि है हमारा प्रोसेस क्या है, आइडिया जनरेट कैसे होता है भाई, ये तो बताओ, तरीका क्या है। ओके, सो प्रोसेस में पहला स्टेप है इनेबलिंग। इनेबलिंग मतलब क्या होता है? इनेबल करना, है ना। जैसे क्रिएट एन एनवायरनमेंट, प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्स, टूल्स एंड सपोर्ट्स, इनकरेज एन ओपन एंड कोलैबोरेटिव कल्चर। अब जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको इतने एरिया में, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा आपको, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको इस पेज में, ठीक है, एक ड्राइंग बनानी है और मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत होगी भाई? मैंने आपको एक पेपर दे दिया, मैंने कहा इसमें आपको एक ड्राइंग बनानी है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, ना पेंसिल, ना कलम, ना कुछ भी। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए ना हमें, मतलब एक मेज दे दो यार, उस पर बैठ के बनाए, जमीन पे हम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। चलो आपको कुर्सी मेज दे दिया। सेकंड, प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्स, टूल्स एंड सपोर्ट। फिर आपने कहा कि भैया पेंसिल वेंसिल दे दो, खून से तो बनाएंगे नहीं उंगली काट के, ठीक है। तो हमने तुमको एक पेंसिल दे दिया, फिर बोले कलर दे दो, कलर दे दिया, फिर बोले रबड़ दे दो, मिटाने उठाने के लिए, चलो तुमको रबड़ भी दे दिए, सारी चीजें देते गए, ठीक है। रिसोर्स हो गया आपका, टूल्स हो गया, सपोर्ट कर दिया हमने। थर्ड क्या है, इनकरेज एन ओपन एंड कोलैबोरेटिव कल्चर। अब बोलो भैया क्या है ना कि हम अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हैं, किसी 2-4 आदमी को बिठा देते हैं, हम उनसे पूछ के बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमने 3-4 आदमी को रख दिया। अब आप उनसे पूछो कि पहले यहाँ पे पहाड़ बना दें ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक नदी बना देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई किसमें? इनेबलिंग। पहला स्टेप है जिसमें आपने एनवायरनमेंट को क्रिएट किया, टूल्स को क्रिएट किया और लोगों को एनकरेज किया कि भैया इनके पास बैठो, कोलैबोरेशन करो, कंपनी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सेकंड है डिफाइन। अब आपने इनेबल तो कर दिया वहां पे, अब डिफाइन करना है। क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। अभी तक आपने उनको कहा था कुछ बनाओ, अभी बोलो भैया तुमको एक प्लान बनाना है एक कंपनी का,
जिसमें इतने फ्लोर होंगे, ये चीजें होंगी। गैदर इनसाइट्स, कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज नीड्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो तुम इनसाइट्स को गैदर करो, ठीक है, साथ ही साथ रिसर्च कंडक्ट करो और नीड्स को एनालाइज करो कि भाई जो हम कंपनी बनाने वाले हैं यहाँ पे, जिसका प्लान हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, पहाड़ और नदी नहीं बनानी थी। अब हमने डिफाइन कर दिया, तो वो इंसान क्या 4 लोगों से बोलेगा भैया वॉशरूम किधर बनाएं, भैया कैंटीन किधर बनाएं, भैया कौन सा केबिन कहाँ बनाएं। बात बदल गई ना उसकी। अब फॉर्मुलेट क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने उसको बता दिया कि हमको एक नक्शा चाहिए, है ना, हमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करानी है और हमने खोलनी है एक फैक्ट्री। ठीक, तो अब वो डिफाइन हो गया। थर्ड क्या है, इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग, स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ। मतलब अपने आप को एक्सपोज करो, उनको बताओ मैंने यहाँ पे काम किया था, आप उनको देख लो, उन लोगों को देख लो कैसे काम कर रहे हैं, और टीम टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंसेस स्टिमुलाई। तो उनको आप ऐसे ऐसे सिचुएशंस दो कि वो काम करें, है ना, उनको बताओ ऐसा, अगर जैसे सिचुएशन दे दो कि अगर ऐसा हमने किया तो क्या होगा, अगर ये चीजें हम ना कर पाए तो क्या होगा। ऐसे सवाल पूछोगे तब उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, और अगर उनको अपनी अचीवमेंट बताओगे तो इंस्पायर भी होंगे। इनकरेज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, माइंड मैपिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो गया कि जैसे मान लो कोई पर्सन है जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छा कर चुका है, तो आप उनसे उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग करा दो, उनके बातचीत करा दो, उनके जो डाउट्स हैं वो उनसे पूछ लें और वो उनको सॉल्यूशन दे सकें। वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनके माइंड को मैप कर दें, उनके माइंड में वो एक आइडिया डाल देंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्टिंग। Evaluate generated ideas based on predefined criteria such as feasibility, market potential, alignment and resource requirement। तो जो अब जनरेटेड आइडियाज हैं उनको आप प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जो कि ऑलरेडी सेट क्राइटेरिया हैं, उन पे चेक करो क्या ये फीजिबल है। भाई अगर जो इसने प्लान बनाया है क्या ये एक्चुअल में फीजिबल है। ओके, क्या मार्केट पोटेंशियल है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, क्या ये आगे चल के बढ़ेगा, बिकेगा। अलाइनमेंट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या जरूरत होगी। सेलेक्ट मोस्ट प्रोमिसिंग आइडियाज दैट हैव हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। तो बहुत लोग रहेंगे, बहुत अलग अलग आइडियाज देंगे, आपको देखना है कि कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग है, जो कि हमें प्रॉफिट देगा, जो कि हमारे सक्सेसफुल रहेगा। हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस जिस आइडिया में हो उसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में क्या है, रिफाइन एंड डेवलप द सिलेक्टेड आइडियाज फर्दर। अब आप जो आइडियाज हैं उनको रिफाइन करो और उनको भी डेवलप करो। अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी है भाई ये चीज और अच्छे से की जा सकती है, तो उनको भी डेवलप करो। एक्सप्लोर डिफरेंट वेरिएशंस, कॉम्बिनेशंस और इनहेंसमेंट टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल। मान लो 2-3 आइडियाज आए हैं या जो भी आपके पास आइडिया है, आप उनमें डिफरेंट वेरिएशंस लाओ। भाई ये चीज पहले कर दें, ये चीज दूसरे कर दें तो क्या होगा। कॉम्बिनेशंस लाओ, इसके साथ इसे कर दें तो क्या होगा। इनहेंसमेंट करो, उनमें इनहेंस करो टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, ताकि वो आइडियाज से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम यू कैन से आउटकम मिल सके, है ना, आउटपुट मिल सके। ठीक। लास्ट है हमारा सीक फीडबैक फ्रॉम यूजर एक्सपर्ट्स टू इम्प्रूव द आइडियाज। तो आप यूजर से, अब आप प्रोडक्ट बना रहे हो कोई, तो यूजर से पूछो कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या आप यूज करोगे इसे, क्या आपको ये पसंद है। ठीक है। आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हो जो उस फील्ड में ऑलरेडी रह चुका हो, है ना, तो उससे राय ले लोगे तो ये पॉइंट आपका ऑप्टिमाइजिंग जो है यहाँ पे हो जाएगा। अभी एक पॉइंट और है जो कि है नर्चरिंग। नर्चरिंग क्या है, वंस द आइडियाज आर ऑप्टिमाइज्ड एंड रिफाइंड। जब एक बार आइडियाज रिफाइंड हो गए, हमारे एक्सपर्ट भाई साहब देख लिए, यूजर ने भी कहा ये चीज ऐसे होनी चाहिए। नर्चर देम बाय प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। अब उसको आप लगा दो, आइडिया को अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। डेवलप एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाओ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीजें काम करेंगी। अब कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडॉप्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहो और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करो। ये सिंपल सा नर्चरिंग में हो गया। एग्जांपल देख लो, कंपनी लुकिंग टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन इट्स पैकिंग। सिंपल सा समझो, एक कंपनी है, ठीक है, जो अपने प्लास्टिक वेस्ट को कम करना चाहती है। भाई वो पैकिंग करती है सामान की,
तो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कम से कम हो सके। तो अब उसे हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे करके आप ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। जो प्रोसेसेस हैं उन पे आप एक नज़र फिर से देख लीजिए। इनेबलिंग है ना, इनेबलिंग है। तो इनेबलिंग में क्या हो रहा है कि जो भी वो कंपनी है वो क्या कर रही है, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, जहाँ पे वो लोगों से कह रही है कि अपने आइडियाज़ को शेयर करिए आप, है ना, आप बताइए कैसे हो सकता है, और उनसे पूछिए सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा डिफाइनिंग। तो आप डिफाइन करिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें प्लास्टिक के जो वेस्ट हो रहे हैं उनको कम करना है, एंड हाउ कैन बी रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन आर पैकेजिंग वाइल मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तो हम कैसे इस चीज को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को चेंजेस ला सकते हैं। अब इंस्पायर करिए, अब आप उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवा दीजिए, कोई गेस्ट स्पीकर को बुलाइए जिसने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया हो अपनी कंपनी में। ठीक है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना दे, ठीक है, केस स्टडी बता दे कि कैसे क्या हुआ था। इंकरेज करिए एम्प्लॉयज को कि वो अपने आइडियाज को सोचें, थिंक बियॉन्ड ट्रेडिशनल पैकेजिंग मेथड, कि ट्रेडिशनल पैकेजिंग मेथड के बियॉन्ड सोचने की कोशिश करें। ठीक है, अगला हमारा हो गया इनेबलिंग हो गया, डिफाइनिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग में क्या हो जाएगा कि इवेल्युएट जनरेटेड आइडियाज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज फीजिबिलिटी। तो अब आप उनसे कहिए कि जो भी आपको उनके आइडियाज में से बढ़िया लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कि सच एज हम भाई बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव पैकेजिंग डिजाइन और इम्प्लीमेंटिंग रीयूजेबल पैकेजिंग ऑप्शंस। तो हम अगर रीयूजेबल पैकेजिंग ऑप्शन यूज करेंगे तो कम से कम वेस्ट होगा। तो वो चीज यहाँ पे हमने देखा और सेलेक्ट किया कि हमने ये काम करना है। अगला क्या है, ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में क्या हो गया, रिफाइन द सेलेक्टेड आइडियाज बाय कंडक्टिंग स्मॉल स्केल टेस्ट और क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। अब आप जो भी आपका टेस्ट आया है उसको रिफाइन कीजिए। एक छोटा सा मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, हमने उस जो उन्होंने कहा कि भाई बायोडिग्रेडेबल वाला बनाओ, तो हमने बायोडिग्रेडेबल वाला बनाया, एक प्रोटोटाइप तैयार किया और उससे कहा कि लाओ देखते हैं। ठीक है, तो कस्टमर और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट सबको हमने कहा कि भाई एक बार आप चेक करिए क्या ये चीज वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 स्टेप हो गए। अब बचा नर्चरिंग। मान लो वो चीजें जो आइडिया आपने सेलेक्ट किया था वो सब तरह से पास हो गया, तो अब आप सारी चीजों को मर्ज कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए उस चीज को। ठीक है, मॉनिटर करिए प्रोग्रेस जो भी है, डेटा को इकट्ठा करिए ऑन वेस्ट रिडक्शन, और कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज और अडॉप्ट करते रहिए पैकेजिंग स्ट्रेटेजीज को बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स की भाई आने वाले टाइम में किस टाइप की पैकेजिंग होनी है, क्या झोले वाले मटेरियल की होनी है या फिर पॉलीथीन से, वो सारी चीजें आप ट्रेंड्स को भी फॉलो करिए, साथ ही साथ यूजर के फीडबैक को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ये हो गया एग्जांपल हो गया वेरियस टेक्निक्स। तो वेरियस टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। तो पहला है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग होता है कि आपके माइंड में एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैप करना। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश कराना। जैसे कि आपसे बोला जाए कि इस जो आप ये सोच रहे हो इसको कनेक्ट करो अपने किसी ओन प्रॉब्लम से, समझ रहे हो। अगला देखें तो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड में, ठीक है, उसके साथ आप बैठिए, अपने सवाल पूछिए उससे कि सर हमने ऐसा ऐसा करना है, क्या हम ऐसे करें, और पोलाइटली वहां लड़ना झगड़ना नहीं है ब्रेन स्टॉर्मिंग में। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज लाइक कि वो आपको कुछ बताएंगे, उनके पास जो भी नॉलेज रहेगा उस चीज से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट को, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। थर्ड है रिवर्स थिंकिंग। तो रिवर्स थिंकिंग है कि आप जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का उल्टा सोचो, समझ रहे हो, मतलब कि सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो। अगर सोचो कि भाई सॉल्यूशन से प्रॉब्लम बनाना सीखो। ठीक है, ये जैसे कई चीजें होती हैं जिसमें आपको रिवर्स थिंकिंग, जैसे आप मैथ्स के सवाल लगाते हो, ठीक है, आंसर आ गया, आंसर चेक करना है तो क्या करते हो, रिवर्स कर जाते हो ना, रिवर्स प्रोसेस करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। सेम यहाँ पे रिवर्स थिंकिंग करना है। अगला है 5 W's। 5 W's क्या है, who, what, where, when, why। तो ये सारे सवाल अपने आप से पूछो। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं जो कि आपको आइडिया जनरेशन में हेल्प कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है हमारा मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजेरियल स्किल्स हमारा टॉपिक है। तो मैनेजेरियल स्किल्स क्या है, स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो मैनेजर
स्किल्स होती हैं कि कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैनेज करने वाली स्किल्स को हम कह सकते हैं मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजर की स्किल को मैनेजेरियल स्किल नहीं कहेंगे, ठीक है। मैनेज करने वाली स्किल्स को हम मैनेजेरियल स्किल्स कहेंगे, ठीक है। पहले देखो टाइम मैनेजमेंट। अब मैनेजेरियल स्किल्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मोर वर्क डन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम समय में हो, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। सेकंड है बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस को पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट करोगे तो प्रॉफिट और सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं रेदर देन कहीं पे भी अंधा ठोक देना, ठीक है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को सिर्फ डांटना एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं होता, उसको कंट्रोल करके रखना एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं होता है। उसको समझाना कि भाई आप कौन सा काम करो जिससे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो, उसको मोटिवेट करो, सैलरी बढ़ा सकते हो, उससे बोलो ये काम अगर इतने टाइम में कर दोगे तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, ये होंगे और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा और बेस्ट एम्प्लॉय, ये सारी चीजें आप ला सकते हो उनको मोटिवेट करने के लिए। कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर को कैसे मैनेज करोगे, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप, लॉयल्टी एक्सेट्रा। तो अपने कस्टमर के साथ, जैसे एक वो आपका रेगुलर कस्टमर है, एक दिन पैसा लाना भूल गया तो बोला भैया हमको उधार दे दो, तो आप उसको उधार दे रहे हो या नहीं, ये चीज आ जाती है आपकी कस्टमर मैनेजमेंट में। लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हो कस्टमर के साथ, कस्टमर को कैसे लॉयल्टी बनाओगे, कस्टमर की लॉयल्टी कैसे क्रिएट करोगे कि बार बार सामान हमारी दुकान से ले, एक हमारी कंपनी से ले। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट क्या है कि सेल्स कैसे मैनेज कर रहे हो, कि सेल्स ऐसा तो नहीं है कि कभी ज्यादा हो रही कभी कम हो रही है, या फिर सेल्स हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, वो पॉइंट सबसे खराब है कि सेल्स बिल्कुल भी ना हो, तो उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगा रहे हो जिससे आपकी सेल्स मैनेजमेंट अफेक्ट हो रही है। अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जनरल मैनेजमेंट, परचेजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मतलब फाइनेंस को आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कहां से इन्वेस्टर्स बुला रहे हो, कैसे डायरेक्ट कर रहे हो और कैसे कंट्रोल कर रहे हो अपने फाइनेंस को, ठीक है। लास्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे बिजनेस प्लानिंग है और ये बिजनेस मैनेजमेंट है जिसमें आपका जनरल मैनेजमेंट आ जाता है, परचेजिंग आ जाता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, सब कुछ आपका बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये याद कर लेना, 2 मार्क्स में पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है और अगर रहा तो 5 या 10 में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखें। तो अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू क्रिएशन। क्या लग रहा है नाम से, वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करना है। अभी तक आइडिया जनरेट था, आइडिया जनरेट करना था, अभी वैल्यू जनरेट करना है, किसी प्रोडक्ट को जनरेट करना है, किसी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूजफुल हो। प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट्स विच आर मोर वैल्यूएबल देन द इनपुट। तो आपने इधर से इनपुट दिया, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल था। अगर आपका यहाँ पे 100 रुपए का इनपुट है तो यहाँ से 1000 रुपए का आउटपुट निकले तो वो होता है वैल्यू क्रिएशन। आप इधर से 100 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इधर से जो प्रोडक्ट निकले वो 1000 का हो, दिस इज वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। चलिए, involves identifying and delivering benefits that meet the needs and expectation of customers, loyalty and business growth। तो ये क्या करता है, वैल्यू क्रिएशन आइडेंटिफाई करता है और डिलीवर करने की कोशिश करता है बेनिफिट्स दैट मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो यूजर्स की जरूरत और उम्मीदों पे खरा उतरे, जो लॉयल्टी क्रिएट करे और बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करे। ऐसी चीजों को वैल्यू क्रिएशन हम कहेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है ड्राइव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो ये कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन होता है और जो लॉयल्टी होती है उस चीज में हमें हेल्प करता है, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन अगर अच्छा होगा तो कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड होंगे, साथ ही साथ लॉयल होंगे। इनहैंसेस ब्रांड रेपुटेशन एंड परसेप्शन। अगर वैल्यू क्रिएशन अच्छा है तो ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, और साथ ही साथ परसेप्शन, लोगों का जो सोचने का देखने का नजरिया है उस ब्रांड को, वो भी बदलेगा। थर्ड है इंक्रीजेस मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिवनेस। प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट में आप अकेले शेर हो, अकेले राजा हो, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और आपके मार्केट का वो जो शेयर रहेगा उस प्रोडक्ट का वो भी बढ़ेगा, साथ साथ कॉम्पिटिटिवनेस भी रहेगा। भाई अब कोई कॉम्पिटिशन में आएगा, है ना, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन में आ जाओगे, ये चीज हो गई। फॉस्टर्स इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
वैल्यू क्रिएशन से क्या होगा कि आपके अंदर इनोवेशन जनरेट होता रहेगा और आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कोशिश करते रहोगे। इस तरीके से वैल्यू क्रिएशन को हमने फिनिश कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमारा 5वां क्वेश्चन है स्टेप्स टू क्रिएट एन एंटरप्राइज। तो क्या क्या स्टेप्स हैं अगर आपको अपनी दुकान खोलनी है तो। इंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या है, पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले अगर किसी चीज को आपको एक्चुअल में करना है तो आपको सोचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ बनना है तो कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो सोचोगे तो पहला स्टेप हो गया आइडिया जनरेशन। आप जान रहे हो आइडिया जनरेशन क्या होता है, पास्ट में पढ़ चुके हो। इसमें है क्रिएट एन ऑनलाइन, ये तो एग्जांपल हो गया, मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। मार्केट रिसर्च, सेकंड है मार्केट रिसर्च। आप मार्केट में जाके रिसर्च करते हो। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला है क्रिएट एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर ऑफर्स ट्रेंडी क्लोथ। तो आपने सोचा कि मुझे एक ऐसी दुकान, ऐसे ऑनलाइन स्टोर खोलना है जो कि ट्रेंडी क्लोथ्स देंगे, जो कि ट्रेंड में चल रहे होंगे, और फिर जावेद वाले भी हम डाल देंगे उसमें, ठीक है। ऐसा एक ट्रेंडी क्लोथिंग स्टोर होगा हमारा। तो हमने ये चीज सोचा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्रिएट एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर ऑफर्स ट्रेंडी क्लोथ्स, दिस इज एन आइडिया। हमने ये सोचा, सो रहे थे या फिर वॉशरूम में थे, ठीक है, तब हमने ये चीज सोचा। सेकेंडली क्या है, मार्केट रिसर्च। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स। भाई हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कितने लोग पहनेंगे वो कपड़ा, है ना। उस चीज को, जैसे मान लीजिए उर्फी के हम लोग कपड़े अगर निकालेंगे तो उर्फी के फॉलोअर्स देखते हैं, पर वीडियो पे लाइक्स देखते हैं, पर वीडियो पे कमेंट्स देखते हैं, इतने लोग तो फॉलो करते हैं उर्फी को, तो मतलब मार्केट अच्छी है, उर्फी के कपड़े हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च यहाँ पे हमने किया। टारगेट ऑडियंस, हमने ऑडियंस को टारगेट किया, भाई इतने लोग हैं, ओ माय गॉड। एनालाइज कॉम्पिटिटर्स, हमने कॉम्पिटिटर देखा, भाई कोई पना ही नहीं रहा है, मतलब हम ही राजा होंगे, ठीक है। उर्फी के एग्जाम्पल से हटते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड है हमारा बिजनेस प्लानिंग। अब हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं, क्या, क्लोथिंग स्टोर्स कॉन्सेप्ट। हम सोच रहे हैं भाई स्टोर्स भी हम बनाएंगे, है ना, अभी तो ऑनलाइन है, हम क्लोथिंग स्टोर कॉन्सेप्ट खोलेंगे, मतलब स्टोर्स खोलेंगे। प्रोडक्ट ऑफरिंग, हम लोगों को प्रोडक्ट देंगे, भैया आप पहन के देखो कैसा लग रहा है, मतलब ट्रेंडी क्लोथ्स है, मस्त एकदम, शीशे में देख लो, शीशा लगा है, ट्रायल रूम में जाके पहन के देख लो, जस्ट लाइक वी-मार्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हम रखेंगे भैया एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 10 फ्री, है ना। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एक आज लो, ठीक है, दूसरा कल लो, पैसा 2 महीने बाद दो, ठीक है। ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। भाई ये वाला अगर तुम खरीद रहे हो, इसके साथ अगर ये खरीद लिए तो इसका दाम आधा हो जाएगा। ये 100 रुपए का है, ठीक है, जस्ट लाइक ये 100 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, अगर आपने दोनों खरीदा हम आपको 75 में दे देंगे, ठीक है। ये होगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपका, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और टारगेट मार्केट, तो टारगेट मार्केट पे हमें अटैक करना है, भाई कहाँ पे कितने लोग, युवा कितने पहनेंगे इस चीज को, और कितने बूढ़े लोग अडॉप्ट करेंगे, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टेप 4 है लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गया, रजिस्टर योर बिजनेस, भाई आपको बिजनेस को अपने रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंसेस एंड परमिट्स, आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा इस कपड़े को बेचने के लिए, और साथ ही साथ आपको परमिट्स की जरूरत होगी, ठीक है। अगला क्या हमारा, स्टेप 5 फाइनेंसिंग, सिक्योर फंडिंग। भाई अब कंपनी खोल रहे हो, इनिशियली पैसा नहीं है, तो अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बढ़िया अमीर उमीर है, उसको पकड़ो, लूट, बोलो भैया हमको फंडिंग चाहिए, हमको लोन चाहिए, बैंक वालों जाओ बोलो हम कंपनी खोल रहे हैं, हमको लोन चाहिए, मुनाफा होगा तुमको लौटा देंगे, नहीं मुनाफा होगा तो हमारी कंपनी की रख लेना, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। इन्वेस्टमेंट करो आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। आपने जो पास्ट में अपना पैसा रखा है उसको लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टेप 6 है टीम बिल्डिंग, टीम को बिल्ड करना, स्किल्ड पर्सन्स को ढूंढना। भाई कौन लोग डिजाइन करेंगे, डिजाइनर्स लाएंगे, किन लोगों को अच्छी नॉलेज है कपड़े की उनको पकड़ के लाएंगे, कौन लोग सिलाई में महारत हासिल किए हैं उनको पकड़ के लाएंगे, और हम स्किल्ड पर्सन को ला करके एक टीम बनाएंगे। अगला हमारा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। अब भाई कपड़ा उपड़ा बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, लोगो, हमने लोगो बनाया, क्या बनाया, मोस्ट स्टाइलिश कपड़ास, ठीक है, ऐसा हमने लोगो बनाया, ऑनलाइन सेटअप किया, डिजाइन किया, और उसके बाद ब्रांडिंग की, और फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया। वो आगे है लॉन्च, ठीक है, लॉन्च अभी नहीं किया है। फिर ऑपरेशन सेटअप, मतलब कि कौन सी मशीन कहाँ रहेगी, ठीक है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में अभी हमने डिजाइनिंग की है, ठीक है। ऑपरेशन सेटअप में कौन सी मशीन कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, किस टाइप का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली है।
अब हम करेंगे लॉन्च। प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया भाई, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये लो भैया एक जोड़ा कपड़ा, पहला जोड़ा कपड़ा मेरे पहले सब्सक्राइबर को जो इस वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए पहला कपड़ा। सेकंड क्या है, स्टेप 10 है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कपड़ा बन गया, ठीक है, कपड़े की डिजाइन कर ली। जैसे आप देखते होगे कि आजकल के इस ट्रेंड में जैसे पुष्पा मूवी आई थी तो कपड़े पे पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ठीक है। ऐसे जो जो मूवीज आती रहती हैं तो उनमें क्या होने लगता है कि लोग उसके लोगों को पेस्ट करके घूमते रहते हैं, है ना। तो उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। चलिए अब हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ तक देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा स्ट्रेटजीज टू सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल। तो ये क्या है हमारा, हम इस चीज को देखने वाले हैं। सो इसमें है हमारा मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो मटेरियल है और जो एनर्जी लग रही है तो उनको हमें कम से कम कपड़े में, है ना, मटेरियल हमारा वेस्ट ना हो उसका ध्यान रखना है। मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी इफिशियंसी, और एनर्जी इफिशियंसी रहे। और सेकंड क्या है, कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज। कंट्रोल रिसोर्स वेस्ट, जो वेस्टेज है वो कम से कम रहे। कैसे, हम रीयूज कर सकें, है ना, रीमैन्युफैक्चर कर सकें और रिसाइकलिंग कर सकें, ये चीजें आ गई आपकी। फिर है डिलीवर फंक्शनैलिटी रेदर देन ओनरशिप। मतलब हमें फंक्शनैलिटी देनी है रेदर देन कि किसी सर्विस को ओन कर रहे हैं, ठीक है, रेदर देन ओनरशिप। हमारा फोर्थ है अडॉप्ट अ स्टेवार्डशिप रोल। तो इसमें क्या है, एम्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कंपनी हैव टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट इन एनी वेज। तो इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा उसका, कि अगर हम कपड़े वाली मशीन खोल रहे हैं तो जो हम मशीनरीज यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, अगर वो पॉल्यूशन इमिट कर रहे हैं तो कितना लगेगा भाई। अगर हम लोग हीटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी भी, मान लो क्लोथ्स में कोई भी बिल्ला उल्ला चिपका रहे हैं, तो वहां पे कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, वो चीजें यहाँ पे आपकी अडॉप्ट स्टेवार्डशिप रोल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगला हमारा इनकरेज सफिशिएंसी, मतलब एम्स एट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंसेंटिव दैट इनकरेज लेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, इंसेंटिव देनी है, जिससे कि हमारी रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम से कम हो। भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज, उनसे कैसे एक्स्ट्रा आउटपुट ले सकते हैं, कैसे इफिशियंसी ला सकते हैं। और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं अगर काम नहीं कर रहे हैं टाइमली तो उनको हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ठीक है। और हो गया हमारा इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन, मतलब एम्स एट डिलीवरिंग वैल्यू टू ओल्डर स्टेक होल्डर्स और इंक्लूडिंग देम इनटू द वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। तो जो हमारे पुराने स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो पुराना स्टॉक है उसमें जो है हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फेंकना कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट है हमारा डेवलप सस्टेनेबल स्केल अप सॉल्यूशंस। तो एम्स एट स्केलिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो सस्टेनेबल है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेट करे और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी के साथ भी रिलेट करे, उस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर एंड होता है, यूनिट 2 भी, और ये भी आपका 42 मिनट्स में खत्म हो गया है जनरली। तो बस दैट्स इट। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, जरा सा भी आपको कहीं मजा आया है, अगर आपको कोई भी आपका जो भी फेवरेट पार्ट रहा हो वीडियो में, वो मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स वहां पे आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर देना यार, दैट्स इट। और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना यार, उसको पढ़ा दो, लिखा दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे हम यूनिट 3 की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।